हेलो, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 1 के प्रश्नों के उत्तर के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ अभिक्रिया दी हुई है 2PbO प्लस सी इज इक्वल टू 2Pb प्लस CO2, यानी कि लेड ऑक्साइड है, उसमें कार्बन जुड़ा हुआ है, दोनों अभिक्रिया होती है तो टू पीवी बन रहा है और साथ में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। तो इसमें से हमको बताना है कौन से कथन असत्य हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है सीसा अपचयित हो रहा है। सीसा अपचयित हो रहा है। अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन मतलब होता है कि किसी भी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का निकलना अथवा हाइड्रोजन के जुड़ने को क्या बोला जाता है? अपचयन। तो पहला हमारा ऑप्शन है कि सीसा अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे समीकरण में क्या लिखा है? PbO मतलब लेड ऑक्साइड, यानी कि इसमें सीसा नहीं है ना, सीसा है लेकिन सीसा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना, लेड ऑक्साइड है। तो सीसा का अपचयन नहीं हो रहा है, बल्कि किसका अपचयन हो रहा है? लेड ऑक्साइड का, यानी कि ये कथन हमारा असत्य हो जाता है। दूसरे कथन पे चलते हैं। तो दूसरा कथन है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है। तो यहाँ पे कार्बन बस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अर्थात ये भी हमारा ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा है तीसरा ऑप्शन, कार्बन उपचयित हो रहा है। यहाँ कार्बन देखिए, उपचयन किसे बोलते हैं? उपचयन होता है या तो मतलब अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए अथवा हाइड्रोजन निकल जाए। तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया है। देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ के CO2 बन गया है, अर्थात ये कथन एकदम से सही है। डी ऑप्शन है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। यहाँ लेड ऑक्साइड है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है और लेड बस बच रहा है, पीवी बस बच रहा है, अर्थात ये कथन भी एकदम से सही है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? कौन सा कथन असत्य है? हमको इसमें से सत्य कथन नहीं बताने हैं, असत्य कथन बताने हैं, अर्थात हमारा ए और बी ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe, है ना, फेरस ऑक्साइड की क्रिया हो रही है एल्यूमिनियम के साथ, तो हमको Al2O3 मिल रहा है और साथ में आयरन बाहर निकल रहा है। तो इसमें क्वेश्चन है ऊपर दी गई क्रिया किस प्रकार की है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, Fe2O है ना, Fe2O है और साथ में Al से क्रिया कर रही है। तो इसमें Al जो है, एल्यूमिनियम जो है, ये क्या कर रहा है? Al यहाँ पे Fe को बाहर कर दे रहा है ना, और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है और साथ में क्या बना देता है? Al2O3, है ना। Al जुड़ जाता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और Fe बाहर हो जाता है, मतलब कि ये विस्थापित कर रहा है इसको, अर्थात ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? यह विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Al जो है, एल्यूमिनियम जो है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और Fe को बाहर कर देता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो ठीक है, तो लोह चूर्ण मतलब Fe, इसकी क्रिया किसके साथ कराई जा रही है? HCl के साथ बोल रहा है, तनु HCl के साथ। तो क्या होगा? तो Fe के साथ क्या जुड़ जाएगा? Cl, है ना। Fe की वैलेंसी 2 होती है, मतलब FeCl2 बन जाएगा और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर होगा संतुलित रासायनिक समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों एवं उत्पादों के कुल द्रव्यमान समान हो, अर्थात अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अर्थात किसी अभिक्रिया में जितने अभिकारक होंगे और जो बनने वाला उत्पाद होगा उन सब का द्रव्यमान एकदम से समान होगा, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम
के अनुसार हमने पढ़ा है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होंगे उनके अणुभार या मॉलिक्यूलर वेट हमेशा अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद, मतलब अभिकारक और उत्पाद, इनके द्रव्यमान एकदम समान होंगे, क्योंकि इनके द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 5 हमारा, निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो ये समीकरण दिए हुए हैं, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है, सूत्रों के रूप में लिखना है और साथ में संतुलित करना है। तो ए नंबर ऑप्शन है, पहला है हमारा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस के संयोग करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है। हाँ, पहला हमारा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए समीकरण हो जाएगा N2, नाइट्रोजन को लिखेंगे, गैसें हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, और H2, तो ये क्या बना देगा N। देखिए यहाँ पे बैलेंस कैसे करेंगे, तो जैसे नाइट्रोजन है, N2 है, ये क्रिया कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा NH3, अमोनिया का निर्माण होगा, है ना। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही अणु मिल रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगा देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाएगा, है ना। जब 6 हो जाएगा तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, है ना। तो N2 + 3H2 = 2NH3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनती है ना। तो हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S, इसकी क्रिया होगी ऑक्सीजन के साथ, तो ये H2O पानी बनाएगा और साथ में SO2, तो इसको समीकरण जब संतुलित करके लिखेंगे तो 2H2S + 3O2 = 2H2O + 2SO2। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके बैरियम क्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बैरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। ठीक है, तो ये देखिए Al2SO4 का होल थ्राइस ये क्रिया कर रहा है BaCl2 के साथ, बैरियम क्लोराइड के साथ। तो यहाँ पे Al2 जो है वो Cl3 के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, तो AlCl3 बना देता है एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये Ba जो है ये चला जाता है और ये SO4 के साथ क्रिया कर देता है, तो क्या बन जाता है बैरियम सल्फेट। ठीक है, अगला है डी नंबर, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। ठीक है, पोटेशियम धातु किसके साथ क्रिया कर रही है, जल के साथ, H2O के साथ, और क्या बना रही है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं जल। तो पोटेशियम किसके साथ क्रिया कर रहा है, पोटेशियम क्रिया करेगा H2O के साथ, और क्या बना रहा है KOH और प्लस H2। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में H2 गैस निकाल रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसको जो हम बैलेंस करेंगे तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का 1 अणु और यहाँ 2 अणु, कुल मिला के 3 हाइड्रोजन निकल रहे हैं, और जबकि यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। जैसे हम यहाँ 2 लगा देंगे तो हमारे हाइड्रोजन 4 हो गए। जब 4 हाइड्रोजन हो गए तो इसकी संख्या इधर संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लग जाएगा तो देखिए ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गई, क्लियर है, बराबर हो गया। लेकिन अब पोटेशियम की मात्रा यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पोटेशियम 1 ही है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 2 लगा देंगे। अब हमारा समीकरण एकदम से संतुलित हो गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये समीकरण दिए हुए हैं, इसको संतुलित करना है। ठीक है, तो इसमें से देख लीजिए, पहला HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये HNO3 नाइट्रिक एसिड क्रिया कर रहा है, तो क्या बना रहा है CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O। तो देखिए यहाँ पे इसको बैलेंस करेंगे जब, तो क्या बनेगा, इधर गिन लीजिए संख्या, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, मतलब 3 हाइड्रोजन है। लेकिन हमारे उत्पाद में कितने हाइड्रोजन हैं, उत्पाद में प्राप्त होने वाले हाइड्रोजनों की संख्या केवल 2 है। जब 2 है तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। जैसे 2 लगा देंगे तो इधर हाइड्रोजन 4 हो गए,
लेकिन अब यहाँ पे बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ 2 और 1 3 है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब हमारा 2 यहाँ हाइड्रोजन, 2 यहाँ हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो गई। लेकिन ऑक्सीजन की संख्या काउंट करें तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे समीकरण में अभिकारक में 3 दूनी 6 और साथ में 2 ये मतलब 8 है ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन मिल रहे हैं, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 8, यहाँ पर भी 8 है, मतलब एकदम बराबर है ऑक्सीजन की संख्या। ठीक है, अगला देख लें कैल्शियम, कैल्शियम 2 है, एक ही है यहाँ पे, कैल्शियम भी एक ही है यहाँ पे। हाइड्रोजन तो गिन चुके हम लोग, नाइट्रोजन देखते हैं, 2 नाइट्रोजन के अणु है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन के अणु है, क्योंकि होल ट्वाइस लगा हुआ है, मतलब कि दोनों में आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ 2 सारे मतलब कि समीकरण में एकदम संतुलित हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस इक्वल टू CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2O। इसी तरह से दूसरा है NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। तो इसमें क्या है, यहाँ देखिए Na मतलब सोडियम की 2 अणु हैं, यहाँ पर सोडियम का एक ही अणु है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे 2 लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 2 लग जाएगा तो ये 2NaOH है ना, तो मतलब सोडियम की संख्या एकदम बराबर हो जाएगी। अब गिनते हैं दूसरा H2 की संख्या, मतलब हाइड्रोजन की संख्या, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 और यहाँ भी 2, मतलब 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, केवल 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ जैसे 2 लगाएंगे तो हमारे हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए। ठीक है, बराबर हो गया, जितने अभिकारक में है उतने ही उत्पाद में। अब ऑक्सीजन की संख्या काउंट करते हैं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ है, मतलब यहाँ पे कुल मिला के 6 ऑक्सीजन है। अब हम उत्पाद में देखते हैं तो उत्पाद में 4 ऑक्सीजन यहाँ है, जबकि 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, मतलब कि कुल मिला के 6 ऑक्सीजन इधर भी है। मतलब ये समीकरण हमारा एकदम से बैलेंस है। तो क्या हो जाएगा, 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सही उत्तर। तीसरा देखते हैं NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, तो इसमें हम लोग काउंट करते हैं। पहले देखिए सोडियम 1 है हमारे अभिकारक में, इधर उत्पाद में भी 1 सोडियम है, मतलब बराबर है। दूसरा क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन की संख्या इधर 1 है अभिकारक में, उत्पाद में भी 1 ही है, मतलब बराबर है एकदम से। क्लोरीन है ना, सोडियम की 1 है दोनों में, क्लोरीन भी 1 है दोनों में। अब Ag देख लेते हैं, Ag कितना है, Ag चांदी सिल्वर कितना है, अभिकारक में 1 अणु है और उत्पाद में भी 1 ही अणु है, मतलब ये भी बराबर है इसकी संख्या। NO3 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 1 बार है, मतलब नाइट्रोजन 1 बार है, ऑक्सीजन 3 बार है, नाइट्रोजन 1 बार, ऑक्सीजन 3 बार, मतलब सारा एकदम से संतुलित है पहले से, इसमें हमको कुछ भी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं, तो इसको इसी तरह से उतार के लिख देंगे, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर पे चलते हैं। BaCl2 बैरियम क्लोराइड क्रिया कर रहा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और क्या बना रहा है, BaSO4 प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम संख्या काउंट करेंगे किसकी, बैरियम की। तो बैरियम हमारे पास 1 अणु है अभिकारक में और यहाँ पे उत्पाद में भी 1 अणु, मतलब बराबर है, इसमें हमको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अभिकारक में अब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन के 2 अणु हैं, इधर क्लोरीन का केवल 1 ही अणु है, अर्थात यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे क्लोरीन के 2 अणु हो गए। अब हाइड्रोजन गिन लेते हैं, तो हाइड्रोजन का अभिकारक में 2 अणु हैं, जबकि उत्पाद में भी 2 अणु हो गए यहाँ पे। ठीक है, मतलब कि सारी संख्या अब बराबर है। ऑक्सीजन की काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे 4 अणु ऑक्सीजन के इधर हैं और 4 परमाणु इधर भी हैं, मतलब एकदम से बराबर है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 उत्पाद में भी है। ठीक है, मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें भी हमको समीकरणों को संतुलित करना है लिख करके। ठीक है, तो पहला हमारा समीकरण है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट साथ में जल बना रहा है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH को होल ट्वाइस
ये जब CO2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो CaCO3 है ना, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में पानी बनाएगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण संतुलित है, इस तरह से इसको लिख देंगे। दूसरा है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, ये क्रिया करेगा और बनाएगा जिंक नाइट्रेट और साथ में सिल्वर। ठीक है, तो ये जिंक है, जिंक क्रिया कर रहा है AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और जिंक नाइट्रेट बना रहा है और Ag अलग हो रही है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, सी नंबर है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड इज इक्वल टू एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, एल्यूमिनियम क्रिया कर रहा है कॉपर क्लोराइड से और एल्यूमिनियम क्लोराइड और कॉपर को बाहर कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं इसका समीकरण हम लोग। तो इसका समीकरण हो जाएगा 2Al प्लस 3CuCl2 इज इक्वल टू 2AlCl3 प्लस 3Cu। ठीक है, डी नंबर पे चलते हैं। डी नंबर पूछ रहा है बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बैरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करता है और बैरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। तो इसके लिए समीकरण हो जाएगा BaCl2 प्लस K2SO4 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2KCl। ठीक है, आप लोग इसको देख लेंगे अच्छे से, समीकरण संतुलित करने का अपने से प्रयास करेंगे। आशा है ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न संख्या पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखते हैं, पहला हमारा है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड क्रिया कर रहा है बैरियम आयोडाइड के साथ और पोटेशियम आयोडाइड बना रहा है, बैरियम ब्रोमाइड अलग हो रहा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे 2KBr क्रिया कर रहा है BaI2 से, और यहाँ पे जो पोटेशियम है ये इसके आई के साथ है ना, आयोडीन के साथ क्रिया कर रहा है, तो 2Ki बन गया। साथ में ब्रोमीन जो है ये बैरियम के साथ क्रिया कर लिया और क्या बना दिया, BaBr2। ठीक है, तो ये समीकरण संतुलित है हमारा। और यहाँ पे ये कौन सी अभिक्रिया का प्रकार क्या है, ये तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम जो है ये किसके साथ क्रिया कर लिया, इसके बैरियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, आयोडीन के साथ, और ब्रोमीन क्रिया कर लिया बैरियम के साथ, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड, और जिंक कार्बोनेट टूट रहा है और जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जिंक कार्बोनेट टूट करके जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ZnCO3 इक्वल टू ZnO प्लस CO2। चलिए सी नंबर देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलते हैं और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, H2 प्लस Cl2 मिलकर के 2HCl का निर्माण करते हैं, मतलब ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बैलेंस हम लोग इसको कर देंगे आराम से। चलिए मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जुड़ रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन को अलग कर देते हैं। इसका मतलब यहाँ देखिए Mg 2HCl के साथ जुड़ रहा है तो ये MgCl2 के साथ जुड़ता है और H2 हो जाता है बाहर, मतलब कि ये कैसा है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, ये वाला द्विविस्थापन का उदाहरण है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। जबकि ये कौन सा है, इसमें Zn ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, साथ में CO2, मतलब कि ये कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया। और ये वाला संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, दोनों जुड़ जा रहे हैं H2 और Cl2, है ना। और ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न संख्या 9 है हमारी, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण से ही समझाना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ ऊष्मा भी निकलती है ना, मुख्य उत्पाद जब निकलेगा उसके साथ साथ कुछ मात्रा में ऊष्मा भी निकलेगी, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, CH4 मीथेन है, साथ में ये क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के अणुओं के साथ,
तो CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 और प्लस 2H2O। ठीक है, मीथेन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ में पानी बनाएगा और साथ में कुछ मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त करेगा। ठीक है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अर्थात जिसके अभिक्रिया संपन्न होने के बाद ऊर्जा की या ऊष्मा की कुछ मात्रा बाहर निकले तो उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी कैसी अभिक्रिया होती है? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है ना, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमको अलग से ऊष्मा डालनी पड़ती है। ठीक है, तो वो अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ उदाहरण है 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये PbNO3 का होल ट्वाइस जब ये विघटित होगा तो इसको विघटित करने के लिए यहाँ पे हमको कुछ मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ेगी। जब ऊष्मा मिलेगी इसको या ऊर्जा मिलेगी तभी ये 2PbO है ना लेड ऑक्साइड में साथ में NO2 और O2 ऑक्सीजन गैस में टूटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन कीजिए। श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ठीक है, तो श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, इसीलिए इसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो हमने ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा भी पढ़ी थी। ठीक है ना, क्या पढ़ा था कि ऊष्मा क्षेपी ऐसी अभिक्रिया होती है जो कि जिसके संपन्न होने के बाद कुछ मात्रा में ऊष्मा विर्मुक्त होती है। ठीक है, या निकलती है बाहर। तो श्वसन जब हम लोग करते हैं, ऑक्सीजन श्वसन हो चाहे अनऑक्सीजन श्वसन हो, है ना, तो ऑक्सीजन श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में और अनऑक्सीजन श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। तो इन दोनों के ही संपन्न होने के बाद एटीपी के रूप में कुछ एनर्जी निकलती है ना। जैसे अगर ऑक्सीजन श्वसन हो रहा है तो 38 ATP एनर्जी निकलती है, अगर अनऑक्सीजन श्वसन है तो 2 ATP ऊर्जा की मात्रा बाहर निकलती है। इसीलिए श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा वीडियो अब ये लंबा हो रहा है तो इसीलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन के लिए पार्ट 2 आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।